Okay. The next point is tornadoes. In our country, they are not very frequent. जो टॉर्नेडोज है एक प्रकार का चक्रवाती होता है, ये हमारे देश में करें ज्यादा बहुत कम आता है हमारे भारत में, ठीक है। A tornado is a dark funnel shaped cloud that reaches from the sky to the ground. ये टॉर्नेडो का जो शेप होता है इसके बारे में इन्होंने बताया कैसा होता है। ये इज अ डार्क फ्यूनल शेप्ड क्लाउड, एक घना कुपिनुमा बादलों की एक आकृति होती है। दैट रीचेस फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड, जो आसमान से धरती को छूती हुई प्रतीत होती है। ऐसे कुछ कुपिनुमा आकृति यानी रोटेटिंग एयर जो होते हैं उस अपने साथ क्लाउड्स को जो इंक्लूड किए रहते हैं, ऐसे से वायलेंटली जो एयर होते हैं वो ऐसा शेप फॉर्म करते हैं जो कहां से रीच करता है, दैट रीचेस फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड, यानी आसमान से धरती को छूता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टॉर्नेडोज, ज्यादातर जो टॉर्नेडोज होते हैं ऐसी इस प्रकार के जो चक्रवात होती है वो वीक होते हैं यानी कमजोर होते हैं, इतने वायलेंट नहीं होते। बट अ वायलेंट टॉर्नेडो कैन ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर कहीं एक भयंकर टॉर्नेडो होता है तो उसकी स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है, यानी उनकी हवाओं की जो गति होगी टॉर्नेडो के वो 300 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है। टॉर्नेडोज में फ्रॉम विद इन साइक्लोन्स, में फॉर्म विद इन साइक्लोन्स, यानी जो टॉर्नेडोज फॉर्म होते हैं ये कह रहे साइक्लोन के साथ ही आते हैं, ये साइक्लोन के साथ ही ये भी घटित हो सकते हैं। तो मतलब जहां पे साइक्लोन्स होता है आता है ये टॉर्नेडोज भी आ सकते हैं वहां पे। ओके, यस सर, यस सर। द होल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज वल्नरेबल टू साइक्लोन्स, पर्टिकुलरली द ईस्ट कोस्ट। करें जितने भी तटीय क्षेत्र हैं भारत के वो बहुत ज्यादा चक्रवात से उनको नुकसान होता है, यानी चक्रवात वहां पे बहुत ज्यादा आते रहते हैं। करें द पर्टिकुलर द ईस्ट कोस्ट, मतलब विशेष तौर पे देखा जाए तो जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं भारत के वहां पे ये साइक्लोन्स आते रहते हैं। द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज लेस वल्नरेबल टू साइक्लोनिक स्टॉर्म्स बोथ इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइक्लोन्स। वहीं पे कह रहे हैं जो पश्चिमी तट है भारत के वहां पे कम क्षति होती है इन साइक्लोनिक स्टॉर्म से, यानी जो चक्रवातीय तूफान आता है यहाँ पे इनकी तीव्रता और ये कम बार आते हैं वहां पे, यानी कि ये बहुत कम बार आते हैं और तीव्रता भी इनकी वहां पे कम होती है पश्चिमी तटों पे, जबकि पूर्वी तटों पे ये ज्यादातर फ्रिक्वेंट होते रहते हैं, लगातार आते रहते हैं और इसकी तीव्रता भी ज्यादा होती है, यानी नुकसान पूर्वी तटों पे ज्यादा करते हैं चक्रवात, ठीक है। यस सर, यस सर। सम इफेक्टिव मेजर्स, इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स, बात आती है क्या हम कुछ ऐसे प्रभावकारी उपायों को अपनाकर ऐसे चक्रवात में बच सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं उनके बारे में जानते हैं। पॉइंट नंबर 1 इज अ साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस। देखिए चक्रवात के बारे में लगातार अपडेट देते रहना चाहिए कि आज का मौसम का हाल क्या है, उसमें यह भी बताना चाहिए कि आज हवाओं की गति कैसी रहने वाली या चक्रवात आने वाला है, तो वार्न कर दिया जाए। ऐसे क्षेत्रों के आसपास रहने वाले जहां पे चक्रवात आ सकता है ऐसे लोगों को वार्न करते रहना चाहिए, वार्निंग सर्विस होनी चाहिए, मतलब कि लोगों को इससे बचने के लिए पहले से वार्न कर दिया जाए ताकि वहां से वो निकल ले, ठीक है। यस सर। पॉइंट नंबर 2 में कह रहा है रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग्स टू द इन्होंने कहा रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग टू द गवर्नमेंट एजेंसीज, द पोर्ट्स, फिशरमैन, शिप्स एंड टू द जनरल पब्लिक। कह रहे हैं बहुत तेजी से प्रतिक्रिया होनी चाहिए, वाद विवाद की जो क्रिया होती है वो सरकारी एजेंसियां जो हैं
द पोर्ट्स यानी बंदरगाहों, मछुआरों, जहाजों और जो जनरल पब्लिक है, सामान्य लोग जो ऐसे क्षेत्रों के आसपास रहते हैं, उनके बीच के कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत तेज होना चाहिए। यानी ऐसी किसी प्रकार की आपदा का पहले ही से इन लोगों को सूचना दी जाए, ठीक है। और इसके लिए जो सूचना प्रबंधन है वो बहुत मजबूत होना चाहिए, ठीक है। यस सर। यस सर। पॉइंट नंबर थर्ड की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर्स इन द साइक्लोन प्रोन एरियाज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स फॉर मूविंग पीपल फास्ट टू सेफर प्लेसेस। देखिए, ऐसे क्षेत्रों में जहां पे साइक्लोन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ऐसे क्षेत्रों में साइक्लोन शेल्टर्स बनाने चाहिए। साइक्लोन शेल्टर्स मीन्स बेसमेंट बनाना चाहिए, अंडरग्राउंड शेल्टर्स बनाने चाहिए, ताकि साइक्लोन से कम इफेक्ट डिफेक्ट हो, लोगों को बचाया जा सके। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट फॉर मूविंग पीपल फास्ट टू सेफर प्लेसेस, और शासन प्रशासन की भी मदद प्रशासन भी अपनी तरफ से ऐसी व्यवस्था रखे जो ऐसे लोगों को, जो मूविंग पीपल होते हैं, फास्ट टू सेफर प्लेसेस मीन्स ऐसे लोगों को हटाया जाए और उन लोगों को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए जहां पे साइक्लोन आने वाले होते हैं। ऐसे क्षेत्रों से लोगों को हटाया जा सके जल्दी से और उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सके। इस प्रकार की व्यवस्थाएं प्रशासन को भी करनी चाहिए, ठीक है। यस सर। एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल। यस सर। ये तो कुछ थे सेफ्टी मेजर्स की बात किया था इन्होंने। अब कह रहे हैं एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल, यानी किस प्रकार से इसका क्या प्रभाव होती है, क्या क्रिया होते हैं इसके बारे में जानते हैं। नो, एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल यानी हम लोग किस प्रकार की क्रियाएं करके और भी कुछ सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करके हम बच सकते हैं। देखिए ना कि वी शुड नॉट इग्नोर वार्निंग्स issued by the meteorological department through TV, रेडियो और न्यूज़पेपर। हमें ऐसी किसी प्रकार की सूचना को अनदेखा नहीं करना चाहिए जो मौसम विभाग ने दिया हो, जारी किया हो, चाहे वो टीवी के थ्रू आया हो, रेडियो के थ्रू या न्यूज़पेपर में दिया गया हो कि आज का मौसम या आज चक्रवात आ सकता है ऐसे क्षेत्रों में। तो ऐसे किसी प्रकार की सूचना को हमें अनदेखा या अनसुना नहीं करना चाहिए, ठीक है। उस पर गौर करना चाहिए और उस प्रकार के जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए, उससे रिलेटेड जो सेफ्टी मेजर्स है। पॉइंट नंबर सेकंड की बात करते हैं, बी शुड। कहना बी शुड मेक नेसेसरी अरेंजमेंट टू शिफ्ट द एसेंशियल हाउसहोल्ड गुड्स, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड व्हीकल्स etc टू सेफर प्लेसेस। हमें करना चाहिए मेक नेसेसरी, इस प्रकार की व्यवस्था आवश्यक होती है। क्या? शिफ्ट द एसेंशियल हाउसहोल्ड गुड्स, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड व्हीकल्स etc टू सेफर प्लेसेस। यानी हमें अपने जितने भी घरेलू सामान हैं, हमारे घरेलू जो भी जीव जंतु हैं, ठीक है, हमने जानवर जितने पाल रखे हैं, गाड़ियां, यानी जो भी हमारी जरूरतमंद चीजें हैं, उन सबको हम इस प्रकार की व्यवस्था करें कि उन सबको किसी सेफर प्लेसेस पे पहुंचा सकें, ठीक है, यानी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा करना चाहिए। अवॉइड ड्राइविंग ऑन रोड थ्रू standing water as flood may have damaged the roads, and keep ready to the phone numbers of all emergencies services like police, fire brigade and medical centers। हमें ऐसे किसी भी रोड पे चलने से उस समय बचना चाहिए जहां पे पानी लगा हो, स्टैंडिंग वाटर, ठीक है। कभी कभी लोग होते हैं ना कि मतलब चल लेते हैं, पानी भरा हुआ उस पे भी चल देते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कहाँ पे गड्ढे हैं, कहाँ पे गहराई है, या रोड टूट चुका है, हो सकता है गाड़ी हमारी नीचे चली जाए। तो ऐसे कंडीशंस में हमें ड्राइव नहीं करना चाहिए। अवॉइड ड्राइविंग ऑन रोड्स थ्रू स्टैंडिंग वाटर एज फ्लड में हैव डैमेज द रोड्स। हो सकता है कि बाढ़ ने उस रोड को आगे जाके क्षतिग्रस्त कर दिया हो, तो इससे भी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। वॉइस मेरी क्लियर हो रही है? ओके, हम जिस पॉइंट को डिस्कस कर रहे थे उसमें था आपका सेकंड नंबर पॉइंट, वी शुड मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स टू शिफ्ट द एसेंशियल हाउसहोल्ड गुड्स, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड व्हीकल्स etc टू सेफर प्लेसेस।
Avoid driving on roads through standing water as floods may have damaged the roads. Yes, and keep ready the phone numbers of all emergency services like police, fire brigade and medical centers. हमें सभी उस समय ऐसी स्थिति में जब भी कहीं ऐसा आपदा आती है तो ऐसी स्थिति में हमें सारे इमरजेंसी नंबर्स को ध्यान में रखते हुए तैयार रहना चाहिए। किसी प्रकार की अगर हमें सहायता चाहिए लाइक पुलिस, फायर ब्रिगेड और मेडिकल सेंटर, तो उसके लिए हमें उनके जो फोन नंबर्स है उनको ध्यान रखता है और उनको कॉल करना चाहिए एट रैंडम। ओके, Yes, sir. Yes, sir. next point is okay, some other precautions if you are staying in a cyclone hit area। कुछ और सावधानियां अगर यदि आप ऐसे किसी क्षेत्र में हैं जहां पे साइक्लोन ने हिट कर दिया है यानी साइक्लोन चक्रवात आ चुका है, तो ऐसे किसी एरिया में तो वहां पे क्या सावधानियां आप बरत सकते हैं उसके बारे में मैंने बताया है। डू नॉट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी कंटामिनेटेड, ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर इमरजेंसीज। ऐसे कंडीशंस में अगर वहां साइक्लोन आ चुका है, ठीक है, तो ऐसे क्षेत्र के पानी को आप मत पीजिएगा क्योंकि वो दूषित हो चुका होगा, उसमें विभिन्न प्रकार के अनवांटेड मटेरियल मिक्स हो चुके होंगे, तो वो दूषित हो चुका होगा, ठीक है। तो उस वहां के पानी को मत पीजिएगा, मतलब एज अ ड्रिंकिंग वाटर मत यूज कीजिए। ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर इमरजेंसीज, यानी पानी पीने के लिए आप अपने पास इमरजेंसी में पानी पीने के लिए रखिए, उसको बचा के पानी को। डू नॉट टच बेड स्विचेस एंड फॉलन पावर लाइन्स, जितने भी गीले स्विच होंगे यानी कि इलेक्ट्रिक स्विचेस की बात कर रहे हैं, ऐसे किसी भी स्विच या फॉलन पावर लाइन्स यानी किसी पड़ी हुई तार को जो गिरी हुई हो उनको मत छुइएगा, ठीक है। हो सकता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही हो, इंजर्ड हो सकते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 की बात आती है, डू नॉट गो आउट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन, ठीक है। केवल आनंद उठाने के लिए आप उस समय बाहर मत जाइए। ऐसे समय में जहां पे चक्रवात आ चुका है या आने वाला है, तो आप खेलने या मतलब आनंद लेने के लिए बाहर मत निकलिए। हो सकता है साइक्लोन दोबारा हिट कर जाए या और भी कई सारे वहां पे मतलब खतरे हो सकते हैं, तो वहां से आप ऐसे किसी भी प्लेस पे मत जाइए, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 की बात आती है, डू नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स बाय मेकिंग अनड्यू डिमांड्स। देखिए, डू नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स बाय मेकिंग अनड्यू डिमांड्स। जो हमारे रेस्क्यू फोर्स होते हैं यानी जो हमें बचाने वाले लोग होते हैं यानी जो बचाव कर्मी हैं, उन पे किसी प्रकार का दबाव मत बनाइए कि हम ऐसे क्षेत्रों में अगर आप फंसे हुए हैं तो उन पे किसी प्रकार का दबाव मत बनाइए कि हमें ले चलिए या हमें हमारे मतलब कोई भी पड़ोसी है उनको ले चलिए, पहले वो अपने हिसाब से रेस्क्यू करेंगे, ओके। यानी उनके किसी प्रकार का दबाव नहीं डालना है, वो डिस्टर्ब हो सकते हैं अपने कार्य को लेकर, ठीक है। तो आप उनमें उनके लिए केवल कोऑपरेशन की फीलिंग रखेंगे, आप उनके साथ सहयोग भावना रखेंगे, किसी प्रकार का दबाव या किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस उनके लिए नहीं क्रिएट करेंगे। कोऑपरेट एंड हेल्प योर नाइबर्स एंड फ्रेंड्स। अगर ऐसे क्षेत्र में है जहाँ पे आप मतलब साइक्लोन या तूफान आ चुका है, तो आप अपने पड़ोसियों और अपने मित्रों की सहायता कीजिए जो नीडी हों, किसी प्रकार की क्षति उनको हुई है, आप हेल्पफुल हैं, मतलब अगर आप उसके काबिल हैं तो उनकी हेल्प कीजिए, ठीक है। Yes, sir. Now, point number next. Yes, sir. Advanced technology has helped. देखिए, these days we are better protected in the early part of the last century. In the early part of last century, यानी इससे पहले की शताब्दी के जो 19वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, उसमें क्या था, कोस्टल these days
वी आर बेटर प्रोटेक्टेड, आज हम बहुत ज्यादा सुरक्षित है पहले से। इन द अर्ली पार्ट ऑफ द लास्ट सेंचुरी कोस्टल residents may have less than a day to prepare or evacuate their homes from an oncoming cyclone। देखिए पहले के जो इन द अर्ली पार्ट ऑफ द लास्ट सेंचुरी कोस्टल रेजिडेंट्स में had less than day to prepare or evacuate their homes from an oncoming cyclone। The world today is very different। देखिए इसमें इन्होंने बताया कि पहले से आज हम ज्यादा सुरक्षित हैं। लोग जो पहले के लोग 19वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, उस समय तटीय क्षेत्रों के लोग, किनारे रहने वाले लोग घर ज्यादा सुरक्षित नहीं होते थे, वो घर बनाते नहीं थे वहां पे ज्यादा, क्योंकि फ्रॉम एन ऑनकमिंग साइक्लोन, यानी कि आज के समय में जब साइक्लोन आती थी तो उनके जो घर होते थे, यानी जो भी शेल्टर्स होते थे वो नष्ट हो जाते थे। ठीक है, द वर्ल्ड टुडे इज वेरी डिफरेंट, लेकिन आज दुनिया बदल चुकी है। थैंक्स टू सैटेलाइट एंड रडार्स, अ साइक्लोन अलर्ट और साइक्लोन वॉच इज इश्यूड 48 hours in advance of any expected storms। A cyclone warning is issued 24 hours in advance। देखिए आज दुनिया बदल चुकी है तमाम सारे उपग्रह और रडार के द्वारा। ठीक है, ये पहले ही अलर्ट कर दिया जाता है, साइक्लोन अलर्ट और साइक्लोन वॉच, यानी किसी प्रकार की मौसमिक अगर आपदा आने वाली होती है इस प्रकार की, तो 48 घंटे पहले या 24 घंटे पहले अलर्ट कर दिया जाता है कि इस प्रकार का तूफान आने वाला है। ऐसे क्षेत्रों के आसपास जो रह रहे होते हैं अपने सामानों को और अपने आप को सुरक्षित करने के लिए वहां से हट जाएं और लेकर अपने सामानों को वहां से निकल लें। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. The message is broadcast every hour or half hour when a cyclone is nearer the coast। और ये जो सूचनाएं होती है ये प्रत्येक 1 घंटे पर अथवा आधे घंटे पर लगातार प्रसारित की जाती हैं। नियरर द कोस्ट यानी तटीय क्षेत्रों के किनारे रहने वाले लोगों को लगातार प्रसारित की जाती हैं, आधे घंटे और 1 घंटे पर लगातार ये प्रसारित की क्या कंडीशन है अभी की, है ना, कितने घंटे में अटैक कर सकता है। Several national and international organizations cooperate to monitor the cyclone related disasters। और बहुत सारी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं या संगठन इस चीज cooperate to monitor the cyclone related disaster, यानी जो साइक्लोन से यानी चक्रवात संबंधी जो भी आपदाएं आती हैं उनसे होने वाले नुकसानों और आने वाली आपदाओं को लेकर लोग सहयोग भावना रखे हुए हैं, एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। ठीक है, और जो भी इससे नुकसान होता है उसमें भी हेल्पफुल होते हैं, यानी जिन लोगों के घर या जिन लोगों को जान या संपत्ति की क्षति हुई है उन लोगों के लिए हेल्पफुल रहते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन, वो चाहे नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, Yes, sir. आज के डेट में कह रहे हैं दुनिया बदल चुकी है, पहले लोग अलर्ट नहीं हो पाते थे तो उनको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता था, जान और माल दोनों का। ठीक है, लेकिन आज पहले से अलर्ट कर दिया जाता है तो कुछ ही नुकसान होता है लेकिन बहुत कम नुकसान होता है। जो एसेंशियल आइटम्स होते हैं, एसेंशियल यूजफुल आइटम्स होते हैं, उनको वहां से लेकर लोग निकल लेते हैं ऐसे क्षेत्रों से और अपने आप को तथा अपनी जो भी जरूरतमंद चीजें हैं उनको बचा लेते हैं। बात आती कीवर्ड्स की। देखिए इसमें मुझे लग रहा है कोई पॉइंट, यस, ये पॉइंट हमने नहीं ध्यान दिया था, चलिए इसको भी देख लेते हैं। वी हैव लर्न्ड दैट ऑल स्टॉर्म्स आर लो प्रेशर सिस्टम। आपने सीखा है कि जितने भी तूफान जनरेट होते आते हैं वो लो प्रेशर सिस्टम के कारण होते हैं, है ना, यानी क्या होते हैं उसकी जो आइज होते हैं यानी सेंटर होता है किसी भी स्टॉर्म का, वहां पे प्रेशर बहुत लो होता है जबकि उसके चारों तरफ का जो प्रेशर बहुत हाई होता है। आज नो जो तूफान होता है जो आई होता है वहां पे प्रेशर क्या होता है, हाई होता है ना, क्यों ऐसा तो था हाई। Yes, जो सेंटर ऑफ द स्टॉर्म होता है यानी आई होता है वहां पे प्रेशर हाई होता है, जबकि जो अराउंड द आई का रीजन होता है यानी उस सेंटर के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है वहां पे प्रेशर लो होता है। और इस तरह से और फिर उसके बाहर की क्षेत्र की बात किया जाता है तो वहां भी प्रेशर हाई होता है। तो इस तरह से दो
हाई प्रेशर के बीच में एक लो प्रेशर आ जाता है तो इससे ये स्टॉर्म जनरेट हो जाता है। ठीक है, लगातार दबाव Yes, झेलने sir. के कारण ये क्या होते हैं, साइक्लिक फॉर्म में आ जाते हैं, रिवोलेट करने लगते हैं, और रिवोल्यूशन जब स्टार्ट होता है एयर रिवोलेट करने लगता है, वायलेंटली फॉर्म में स्टॉर्म्स का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, Yes, sir. इट इज Yes, sir. देयरफॉर कह रहे हैं वाइंड स्पीड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टॉर्म्स। सही है, जो पवन वेग होता है ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टॉर्म्स, किसी तूफान के आने में या बनने में। ठीक है, जो हवाओं की गति होती है ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इट इज देयरफॉर इम्पोर्टेंट टू मेजर द वाइंड स्पीड। तो इस कारण यहाँ पे एक चीज तो इम्पोर्टेंट हो जाती है, यानी महत्वपूर्ण है कि वाइंड स्पीड को मेजर कैसे करते हैं, तो फिर कैसे किया जाए। द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द वाइंड स्पीड इज कॉल्ड एन एनमोमीटर। देखिए, जो इंस्ट्रूमेंट जिसका यूज किया जाता है टू मेजर द वाइंड स्पीड इज कॉल्ड एन एनमोमीटर। इसको एनमोमीटर बोला जाता है। ओके, इस इंस्ट्रूमेंट को जो वाइंड स्पीड मेजर Yes, करता है, sir. यहाँ पे दिखाए गए हैं एनमोमीटर। ये एन एनमोमीटर फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ विंड कोर्स से, यानी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली, ये वहां से लिया गया फिगर है। इन्होंने दिखाया किस तरह से इसमें एक क्रॉस फॉर्मेशन में किस तरह से 4 बॉल्स और 4 कोई भी नॉर्थ साउथ, और यहाँ पे डायरेक्शन वाइज यहाँ पे इन्होंने एरोज शो किए हैं। ठीक है, और यही एरोज जब रोटेट करते हैं तो ये रोटेटिंग स्पीड को मेजर किया जाता है, इसके रोटेटिंग स्पीड को, दैट इज द स्पीड ऑफ द विंड। ओके, और जो ये Yes, sir. स्पीड होती है Yes, वही, sir. यानी इसके जो गत करने की स्पीड होती है, मतलब गत करने की जो नो मतलब वही है, जो जिस प्रकार ये जो एरोज हैं ये जितनी गत से गत करते हैं वही होता है विंड की स्पीड। ठीक है, दैट इज द स्पीड ऑफ द विंड। Yes, sir. उसका वेग उतना ही होता है, और इसको मेजर करते हैं इंस्ट्रूमेंट, इसको बोलते हैं एनमोमीटर। तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। लो प्रेशर टोर्नेडो एक प्रकार का चक्रवात होता है। टाइफून भी एक प्रकार का चक्रवात ही है, जो जापान में इसको टाइफून के नाम से जाना जाता है शायद, है ना। और अमेरिका कहाँ पे टाइफून किसके यहाँ, जापान, फिलीपींस एंड जापान, इट इज कॉल्ड अ टाइफून। जापान में। Yes, sir. इन्होंने बताया, देखिए हरिकेन क्या होता है। हरिकेन भी, इसको अमेरिका में जो साइक्लोन्स होते हैं इनको हरिकेन बोला जाता है। प्रेशर, वाइंड फ्लो पैटर्न, लाइटनिंग क्या होती है, जो बिजली कड़कती है, तड़ित बोलते हैं इसे। ठंडा, Thunderst. ठीक है, एक प्रकार का तड़ित झांझा होता Yes, है। sir. हिंदी मीनिंग होता है तड़ित झांझा, यानी वही तूफान के साथ जब बिजली कड़कती है तो उसे थंडर स्टॉर्म बोलते हैं। ठीक है, Yes, sir. करें व्हाट यू हैव लर्न। यार देखिए क्या क्या पॉइंट हमने इससे सीखा है इस चैप्टर के थ्रू, उसके बारे में इन शॉर्ट ये बताने की कोशिश किया इन्होंने। एयर अराउंड अस एक्सर्ट प्रेशर, यानी हमारे चारों तरफ की जो हवाएं होती हैं वो हमारे ऊपर भी दबाव डालती हैं, जो ब्लो करती हैं तो एक प्रेशर एक्सर्ट करती हैं कि नहीं करती हैं। Yes, sir. Yes, sir. ऐसा किस लिए होता है, ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ। और ऐसा क्यों होता है, एयर ब्लो क्यों करते हैं, ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ। ठीक है, जो हवाएं ब्लो करती हैं यानी चलती हैं, उसका मेन रीजन होता है अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ, पृथ्वी का असमान गर्म होना। ठीक है, एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग एंड Yes, sir. कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग। देखिए इन्होंने बताया कि जो हवाएं होती हैं गर्म होने पर प्रसारित होती हैं, यानी फैलती हैं, एंड Yes, sir. कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग, और ठंडी होने पर संकुचित होती हैं, यानी सिकुड़ती हैं, मतलब पास पास आ जाते हैं। इनके जो एयर पार्टिकल्स होते हैं अगर ठंडी होती हैं तो जैसे आपने देखा, जैसे आज लिक्विड मान लेते हैं, लिक्विड क्या होता है, ठंडे होने पर
जो जितना उनको ठंडा किया जाता है, कूल किया जाएगा, उतना ही जो उनके पार्टिकल्स होंगे वो पास पास आ जाते हैं, और जब 0 डिग्री पे टेम्परेचर हो जाता है तो क्या होता है, आइस फॉर्म कर लेते हैं, है ना, एक सॉलिड। Yes, sir. ऐसे ही जो हवाएं होती हैं हीट करने पे एक्सपैंड करते हैं, इनके पार्टिकल्स हीट करने पे एक्सपैंड करते हैं और कूल करने पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मीन्स संकुचित होते हैं। पॉइंट नंबर 3 की बात करें, वार्म एयर राइजेज अप। गर्म हवाएं आप जानते हो जब हीट होती हैं हवाएं तो क्या करती हैं, ऊपर की ओर ब्लो करती हैं, ऊपर की तरफ उठती हैं। Whereas comparatively cooler air tends to sink towards the earth's surface, जबकि जो ठंडी हवाएं होती हैं वो नीचे की तरफ, यानी उस स्पेस को कवर करने के लिए, जो गर्म हवाओं ने जिस स्पेस को लीव किया है, ठीक है, उस स्पेस को कवर करने के Yes, sir. लिए उसकी ओर चलती है, नीचे की ओर चल देती है, ठीक है। As warm air, Yes, sir. air pressure at that place is reduced and the cooler air moves to that place. सही है, करें आज वार्म एयर राइजेस एयर प्रेशर एट दैट प्लेस रिड्यूस। जैसे ही गर्म हवाएं जहां से निकलती हैं मतलब ऊपर की ओर उठती हैं तो उस स्थान पे जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एयर की स्पीड ज्यादा Yes, sir. एक्सपेंड कर गए यहाँ से एयर पार्टिकल्स, ठीक है, तो यहाँ पे एयर प्रेशर कम होता है जिसके कारण कूलर एयर मूव्स टू दैट प्लेस, यानी उस स्थान की तरफ बढ़ लेती है, ठीक है। Yes, sir. ऊपर ज्यादा हो जाता है नीचे कम हो जाता है, तो ऊपर से प्रेशर पड़ने के कारण जो ऊपर की ठंडी हवाएं होती हैं वो नीचे की तरफ ब्लो करने लगती है। द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, ये आप जानते हो। अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ इज द मेन कॉज ऑफ विंड मूवमेंट और विंड मूवमेंट। देखिए पॉइंट नंबर नेक्स्ट की बात करें, विंड्स कैरिंग वाटर वेपर ब्रिंग रैन, जिसे मानसूनी विंड्स कहते हैं। मीन्स आप जानते हो ऐसी हवाएं जो अपने साथ वाटर वेपर को कंटेन किए रहते हैं, वो बारिश कराती हैं, है ना, वही तो बारिश कराती Yes, sir. है, कंटेन किए रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज हाई स्पीड विंड्स एंड एयर प्रेशर डिफरेंस कैन कॉज साइक्लोन्स। हाई स्पीड विंड्स एंड एयर प्रेशर डिफरेंस कैन कॉज साइक्लोन्स, यानी उच्च वेग की जो पवनें होती हैं उसके वजह से और जो वायु दाब होता है उसकी वजह से ये जो एयर प्रेशर डिफरेंस, वायु दाब का जो अंतर होता है उसके कारण साइक्लोन जनरेट होता है, ठीक है, यही तो होता है। Yes, sir. जानते हो जो Yes, sir. सेंटर रीजन होता है, नहीं आई रीजन जो होता है वहां पे एयर प्रेशर लो होता है, जबकि अराउंड द आई रीजन यानी उसके चारों ओर का और बाकी जो क्षेत्र होता है वहां पे एयर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। नो सॉरी मैंने गलत बता दिया। एयर प्रेशर जो आई रीजन होता है वहां ज्यादा होता है ना, आई रीजन होता है वहां पे एयर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, जबकि जो आई रीजन के अराउंड एरिया जो होता है वहां पे एयर प्रेशर कम होता है। इस डिफरेंस के कारण बहुत ज्यादा और बहुत कम होने के कारण, यानी बहुत ज्यादा डिफरेंस होने के कारण जो एयर्स होते हैं वो तेजी से मूव करने लगते हैं, वायलेंटली मूव करते हैं, ठीक है, और इस वजह से साइक्लोन जनरेट हो जाता है, ठीक है। Yes, sir. Yes. तीव्र गति से गति करने लगती हैं, इसके कारण ये चक्रवात उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज it has become easier to monitor cyclone with the help of advanced technology like satellite and radars। आज बहुत ही आसान हो गया इस चीज को मॉनिटर करना कि किस प्रकार का साइक्लोन है, कितनी इसकी गति रहेगी, क्या मतलब इसके बारे में आज आधुनिक जो तकनीक है उसके थ्रू, यानी जो जैसे उपग्रह है, सैटेलाइट मीन्स उपग्रह होते हैं, और रडार्स, इन सब का यूज करके आज बता दिया जाता है कि किस प्रकार का साइक्लोन आने वाला है, किसकी हवा की गति कितनी रहने वाली है, कितने रेंज को कवर करेगा, ये सब पहले ही से जानकारी दी जाती है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। स्वयं को सुरक्षित रखना सबसे मतलब सेल्फ हेल्प, अपनी सहायता करना सबसे बड़ी सहायता है, किसी दूसरे की सहायता करने से बेटर है सबसे पहले अपने आप को बचाओ। Therefore, it is better to plan in advance and be ready with defense against any approaching cyclone। इस कारण आपको ऐसे पहले से योजना बना के रखना चाहिए
कि ऐसे किसी भी साइक्लोन से निपटने के लिए, उससे अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए आपको योजना बना के रखना चाहिए, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। Yes, sir. The following flow chart will help you to understand the phenomena that lead to the formation of clouds and falling of rain and creation of storms and cyclones. Oh yeah. इन्होंने कहा difference of the temperature between two regions, set convection in air. देखिए, difference of the temperature between two regions, set convection in air. हीट फ्लो होने लगता है, ठीक है, आज से हायर टू लोअर, है ना, जहां पे टेम्परेचर होता है वहां से हीट फ्लो होता है, तो हीट फ्लो के साथ साथ क्या होते हैं, एयर पार्टिकल्स भी फ्लो करने लगते हैं। तो एक कन्वेक्शन तो होता है, साथ साथ यहाँ पे एयर पार्टिकल्स भी राइज करने लगते हैं। जैसे आपने देखा था, जैसे कन्वेक्शन में क्या होता, जो वार्म एयर होते थे वो राइज करते थे, ऊपर की तरफ उठते थे और वही जाके अपनी हीट ट्रांसफर कर देते थे टू दैट एयर व्हिच इज lying on the over the that surface, मतलब जो उस सरफेस के ऊपर पाए जा रहे थे, ठीक है, उस सतह के ऊपर जो की हवा के कण थे उनको वो हीट ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस प्रकार का जो हीट ट्रांसफर होता है इसे कन्वेक्शन बोलते थे, है ना। Yes, sir. करें वार्म एयर राइजेस क्रिएटिंग अ लो प्रेशर एरिया। जब हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं तो वहां पे, यानी जो बॉटम एरिया होता है वहां पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, यानी कि वहां का दाब कम हो जाता है। कूल एयर कन्वर्ट्स टू दैट लो प्रेशर एरिया। और जो ठंडी हवाएं होती हैं ऐसे स्थान पर को घेर लेती हैं जाकर जहां से वार्म एयर राइज हुए थे, ठीक है, यही सब बातें बता रहे हैं। वार्म एयर राइजेस कूल्स एंड देन वाटर वेपर कंडेंस टू फॉर्म क्लाउड्स। देखिए इसकी बात कर रहे हैं, वार्म एयर राइजेस, गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं, कूल्स होती हैं जब वो ठंडी होती हैं, एंड द वाटर वेपर कंडेंस टू फॉर्म क्लाउड्स। ये जो गर्म हवाएं अपने अंदर क्या समाहित किए रहती हैं, वाटर वेपर को, जब ये ठंडी होती हैं तो ठंडी होने पे कंडेंस होकर वाटर वेपर फॉर्म करती हैं, और ठंडी होती हैं तो फॉर्म कर लेती हैं क्लाउड्स। क्या फॉर्म करती हैं, क्लाउड, ठीक है, नहीं, कंडेंस होकर फॉर्म करती हैं क्लाउड्स। ये जो वाटर वेपर जब कंडेंस होते हैं तो ये कंडेंस होने पे फ्रीज हो जाते हैं, और फ्रीज होने पे क्या होते हैं, क्लाउड्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। द बिगर वाटर ड्रॉप्स इन द क्लाउड fall to the ground as rain। बिगर वाटर ड्रॉप्स होते हैं इन द क्लाउड, यानी जो पानी की बड़ी बूंदें होती हैं बादल में, वो नीचे की तरफ गिरती हैं as rain, hail और snow। जो बहुत बड़ी बूंदें होती हैं वो बर्फ के रूप में डायरेक्ट गिर जाती हैं, ठीक है। हेल मीन्स होता है जो बर्फबारी होती है, ये भी एक प्रकार का बर्फबारी होता है लेकिन छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े, और स्नो मतलब होता है जब डायरेक्ट बर्फ के रूप में गिरती है। हेल मीन्स होता है शीत होती है शायद, मतलब एग्जैक्ट इसका मीनिंग देखना पड़ेगा। और रैन आप जानते हो, बारिश, ठीक है। चलिए पॉइंट पे आते हैं। फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स एंड राइजिंग एयर मूव्स विगोरसली टू प्रोड्यूस थंडरस्टॉर्म्स। ओके, फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स एंड राइजिंग एयर मूव्स विगोरसली टू प्रोड्यूस थंडरस्टॉर्म। जो गिरते हुए जल की बूंदें होती हैं और जो उठती हुई गर्म हवाएं होती हैं, दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं तो थंडरस्टॉर्म्स प्रोड्यूस होता है। बिजली कड़कती है और साथ में बारिश भी होती है, ठीक है। Yes, sir. अंडर सर्टेन वेदर कंडीशन स्टॉर्म में डेवलप इनटू साइक्लोन्स। और कुछ और दशाओं में, यानी कि विशेष परिस्थितियों में जो ये स्टॉर्म्स होते हैं साइक्लोन के रूप में विकसित हो जाते हैं, यानी चक्रवात के रूप में विकसित हो जाते हैं, ठीक है, यानी चक्रवात का रूप ले लेते हैं। Yes, sir. अब बात आती है एक्सरसाइजेस की, जिसमें इन्होंने कहा फिल इन द मिसिंग वर्ड इन द ब्लैंक स्पेसेस इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पॉइंट नंबर 1 इज विंड इज एयर। आप जानते हो विंड इज मूविंग एयर। जो मूविंग एयर होते हैं विंड कहते हैं ना, मूविंग एयर इज नोन एज विंड। तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे, मूविंग एयर, मूविंग एयर। ओके।
Yes, sir. Yes, sir. पॉइंट नंबर बी की बात करते हैं. विंड्स आर जनरेटेड ड्यू टू Uneven heating on the earth. यस बेटा, Uneven. uneven heating on the earth. Yes, sir. Near the earth's surface, Warm air rise up. air comes down. Warm air Cold air comes out. rises up, whereas cool air comes down. Warm and cool. यहाँ पे warm feel करेंगे, यहाँ पे Yes, sir. पॉइंट नंबर डी की बात कर रहे हैं. एयर मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ, आप जानते हो जो हवाएं किस से किस तरफ चलती हैं? So high to low. यस बेटा, हाई प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर. Yes, sir. ऐसे क्षेत्र की तरफ जहां से वायु दाब ज्यादा होगा उस तरफ से लो प्रेशर, यानी जहां वायु दाब कम होगा उसकी तरफ ब्लो करती हैं. यहाँ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. सजेस्ट पॉइंट नंबर सेकेंड, ये आपका पॉइंट नंबर 1 डिस्कस किया गया. नाउ सेकेंड, Yes, sir. मेथड टू फाइंड आउट wind डायरेक्शन एट अ गिवन प्लेस. देखिए, करेक्ट किसी ऐसे दो विधियों को बताइए जिनसे हम किसी स्थान पर हवा की गति की दिशा को हम जान सकें या उसको बता सकें किस दिशा में हवा बह रही है. इसको जानने के लिए, बताने के लिए ऐसी किन्हीं दो विधियों को आपको बताना है, सुझाव देना है. तो ठीक है, आप कह सकते हो एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एनेमोमीटर. ठीक है, एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड